सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम कवर करेंगे अभिप्रेरणा मोटिवेशन वाले चैप्टर को। आइए जान लेते हैं अभिप्रेरणा का आशय क्या होता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे अभिप्रेरणा क्या होता है। अभिप्रेरणा, जिसको प्रेरणा भी कहा जाता है, एक आंतरिक शक्ति है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक अदृश्य शक्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता है। अभिप्रेरणा क्या होती है? एक आंतरिक शक्ति होती है जो किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। और अभिप्रेरणा जो होती है वो दिखाई नहीं देती क्योंकि यह एक अदृश्य शक्ति होती है, लेकिन इसी शक्ति से व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है, जारी करता है, आरंभ करता है और उसको नियमित बनाए रखता है अभिप्रेरणा के कारण। जिस व्यक्ति में अभिप्रेरणा की कमी होती है वो किसी भी कार्य का संपादन नहीं कर सकता है। यह स्टार्ट करता है, बीच में ही छोड़ देता है क्योंकि उसमें अभिप्रेरणा की कमी होती है। चलिए जान लेते हैं अभिप्रेरणा को और क्या कहा जाता है। अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय भी कहा जाता है, या अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय कहा जाता है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अधिगम का हृदय किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय कहा जाता है। चलिए प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ को जान लेते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मूवेयर। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मूव प्लस मोशन, जिसका अर्थ होता है गति करना, टू मूव। जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है मोटिवेशन, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूवेयर। मूवेयर दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है मूव और दूसरा शब्द है मोशन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गति करना, टू मूव। इसलिए जो मोटिवेशन शब्द का अर्थ होता है वो होता है गति करना। बिना मोटिवेशन के कोई व्यक्ति गति नहीं कर सकता है। इसलिए जहाँ पे गति करने के लिए या फिर कार्य करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। प्रेरणा शरीर में शक्ति पैदा करती है तथा कार्यों के प्रति उत्साह उत्पन्न करती है। जो अभिप्रेरणा होती है ये शरीर में शक्ति उत्पन्न करती है और किसी भी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करती है। अगर किसी व्यक्ति में प्रेरणा की कमी होती है तो वो किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति का अनुभव नहीं करता है, बल्कि उसे शक्तिहीनता महसूस होती है और वह किसी भी कार्य में उत्साह भी नहीं प्रदर्शित करता है। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेरित होता है उसकी किसी भी कार्य में रुचि होती है और आंतरिक रूप से उसको शक्ति प्राप्त होती है और उस कार्य के प्रति उसमें उत्साह प्रवाहित होता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरणा अति आवश्यक होती है। चलिए अभिप्रेरणा की परिभाषा को देख लेते हैं कि हम अभिप्रेरणा किसे कहते हैं गुड के शब्दों में। सबसे पहले हम गुड की परिभाषा को देख लेते हैं कि गुड ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या मत दिया है। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। गुड ने बताया कि जो अभिप्रेरणा होती है किसी कार्य को आरंभ करने और उसको जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा या प्रेरणा कहते हैं। कैले के शब्दों में देख लेते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होती है। अधिगम की कुशल कला में अभिप्रेरणा केंद्रीय कारक है। कैले ने बताया कि जो हम किसी भी कार्य को करने में सफल हो जाते हैं उसका जो केंद्रीय कारक होता है वो क्या होता है? अभिप्रेरणा होता है। बिना अभिप्रेरणा के हम किसी भी कार्य को सीखने में सफल नहीं हो सकते हैं या फिर किसी भी कार्य में हमको कुशलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये किसने बताया? कैले ने बताया। अगली परिभाषा को देख लेते हैं। बर्नार्ड शॉ के शब्दों में अभिप्रेरणा शिक्षा में मनोविज्ञान की मूलभूत समस्या है। बर्नार्ड शॉ के शब्दों में इन्होंने बताया कि जो अभिप्रेरणा होती है वो शिक्षा में मनोविज्ञान की मूलभूत समस्या होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं।
क्योंकि बिना अभिप्रेरणा के हम किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। अगली परिभाषा को देख लेते हैं स्किनर के शब्दों में। स्किनर ने अभिप्रेरणा को क्या कहा? ये हम देख लेते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। स्किनर ने बताया कि जो अभिप्रेरणा होती है, वो अधिगम के लिए या फिर सीखने के लिए एक सर्वोच्च राजमार्ग की तरह कार्य करती है। जो अभिप्रेरणा होती है, वो किस तरह से कार्य करती है सीखने के लिए? एक सर्वोच्च राजमार्ग की तरह कार्य करती है। अगली परिभाषा है लावेल के शब्दों में। अभिप्रेरणा एक आंतरिक प्रेरणा है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। यह ऐसी प्रक्रिया की ओर गतिशील होती है जो उस आवश्यकता को संतुष्ट करती है। लावेल ने बताया कि अभिप्रेरणा क्या होती है? एक आंतरिक शक्ति होती है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। जब हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है तो फिर ये क्या होती है? अंदर से प्रेरणा के कारण ही हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता महसूस होती है। यह ऐसी प्रक्रिया की ओर गतिशील होती है और ये जो प्रेरणा होती है ऐसी प्रक्रिया की ओर गतिशील होती है जो उस आवश्यकता को संतुष्ट करती है। जो आवश्यकता हमें महसूस होती है उस आवश्यकता को संतुष्ट करने का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? अभिप्रेरणा के द्वारा किया जाता है, ऐसा लावेल का मानना है। अभिप्रेरणा के स्रोत को जान लेते हैं। अभिप्रेरणा के जो स्रोत होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें पहला है प्रेरक और दूसरा है प्रोत्साहन, तीसरा है आवश्यकता, चौथा है चालक। जिसमें हम प्रेरक को जान लेते हैं कि प्रेरक में क्या होता है। प्रेरक के अंतर्गत हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, चलिए जान लेते हैं प्रेरक। प्रेरक हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं उनके कारण उत्पन्न हुई शक्तियां होती हैं, जो हमें किसी न किसी व्यवहार को करने के लिए दिशा प्रदान करती हैं। अतः प्रेरक व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रियाओं अथवा व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेरक कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है और उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है, तो व्यक्ति क्या करता है? उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए उत्तेजित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेरक कहते हैं। और ये किसके कारण होता है? जब हमें कोई आधारभूत आवश्यकता महसूस होती है। जैसे अगर व्यक्ति को प्यास लगती है तो वो क्या करता है? पानी की तलाश करता है और पानी को प्राप्त कर लेता है। ये उसकी आधारभूत आवश्यकता हो गई, जिसके कारण वो क्या कर रहा है? व्यवहार कर रहा है या व्यवहार करने के लिए उत्तेजित हो रहा है। दूसरे में क्या है? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन को हम उद्दीपक भी कहते हैं। उद्दीपक के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति भूखा है और या फिर उसको भूख नहीं भी लगी है और अचानक उसके सामने गरम-गरम समोसे आ जाते हैं या उसकी सुगंध आ जाती है तो स्वतः ही क्या होता है? उसकी भूख और बढ़ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोत्साहन कहते हैं या फिर उद्दीपन कहते हैं। इसके बाद अगला है आवश्यकता। आवश्यकता के बारे में सारे लोग जानते हैं कि जब हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है तो हम क्या करते हैं? उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई न कोई क्रिया करते हैं और जब उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो हमें क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। चलिए चालक को देख लेते हैं। चालक क्या होता है? चालक को हम ड्राइव भी कहते हैं। यह शरीर की एक आंतरिक दशा अथवा क्रिया है जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। जो चालक होता है ये क्या होता है? यह शरीर की एक आंतरिक दशा या क्रिया होती है जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती है व्यक्तियों को, ताकि वो इससे प्रेरित होकर के कोई न कोई क्रिया करें। ये हो गए अभिप्रेरणा के 4 स्रोत। ये चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम अभिप्रेरणा की विशेषता को जान लेते हैं। अभिप्रेरणा की कौन-कौन सी विशेषताएँ होती हैं? पहला है अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है, दूसरा अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक तत्व है, तीसरा है यह मानवीय संतुष्टि का प्रतिफल है, चौथा है मनुष्य में अभिप्रेरणा प्रक्रिया अलग-अलग होती है क्योंकि व्यक्ति जो होता है उसकी आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं, इसलिए उसकी अभिप्रेरणा प्रक्रिया भी क्या होती है? अलग-अलग होती है।
पाँचवाँ है यह कार्य करने हेतु प्रेरित करती है, जो प्रेरणा होती है वो किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है या फिर ऊर्जा प्रदान करती है। यह एक निश्चित विधि है, जो प्रेरणा होती है ये एक निश्चित विधि होती है। अगला है अभिप्रेरणा व मनोबल एक नहीं है। अभिप्रेरणा अलग होता है और मनोबल एक होता है। हम इन दोनों को एक नहीं मान सकते हैं। अगला है यह कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। जो व्यक्ति किसी कार्य को प्रेरित होकर के करता है तो उसका उसमें मन लगता है, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की किसी काम में रुचि नहीं है और उसको ज़बरदस्ती करवाया जाता है तो उसकी कार्य क्षमता जो होती है वो घट जाती है। अगला है यह शिक्षण का आवश्यक अंग है। जो अभिप्रेरणा होती है शिक्षण के लिए आवश्यक होती है। बिना अभिप्रेरणा के किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है। अगला है यह सहयोगात्मक होती है। जो प्रेरणा होती है वो क्या करती है, सहयोगात्मक होती है, क्योंकि इसी के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अधिगम कर सकते हैं। इसके अभाव में अधिगम करना संभव नहीं होता है। चलिए जान लेते हैं अभिप्रेरणा की प्रक्रिया। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में क्या-क्या होता है, इसको हम सरल शब्दों में जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है, ज़रूरत जन्म लेती है आवश्यकता को। ज़रूरत जन्म देती है आवश्यकता को, जिससे उत्पन्न होता है तनाव, जो जन्म देता है कार्यवाही को, जिससे प्राप्त होती है संतुष्टि। जो अभिप्रेरणा की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले क्या होता है, किसी भी ज़रूरत की आवश्यकता महसूस होती है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न होता है, और जो तनाव उत्पन्न होता है उसके कारण व्यक्ति क्या करता है, क्रियाशील हो जाता है, और क्रियाशील होकर के वो अपने कार्य को कर लेता है। बाद में उसको क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है जब वो कार्य को कर लेता है। चलिए जान लेते हैं अभिप्रेरणा के रूप या प्रकार को। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसको हम लोग सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। दूसरी होती है बाह्य अभिप्रेरणा, जिसको हम नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, इसमें व्यक्ति किसी भी कार्य को स्वयं की इच्छा से करता है। ये नहीं किसी के दबाव में आकर के नहीं करता है। जिस कार्य में उसकी रुचि होती है, उसकी इच्छा होती है, उसी से वो क्या करता है, उस कार्य को करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। और जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है, इसमें व्यक्ति की इच्छा नहीं होती, बल्कि वो किसी भी कार्य को दूसरों की इच्छा से करता है। इसलिए इसको नकारात्मक प्रेरणा या फिर अभिप्रेरणा कहा जाता है। चलिए अभिप्रेरणा की समस्या को जान लेते हैं। अभिप्रेरणा की 3 समस्याएं होती हैं, जिसमें पहला है तत्वों में समन्वय, दूसरा है अभिप्रेरणा की विधि का चयन, तीसरा है आंतरिक उद्वेग। सबसे पहले तत्वों में समन्वय को देख लेते हैं। तत्वों में समन्वय के अंतर्गत प्रेरणा देने वाला, प्रेरित होने वाला, प्रेरणा की परिस्थितियां, ये चारों तत्व अभिप्रेरणा के हैं। यह निश्चित करना एक कठिन कार्य होता है कि कौन से तत्व पर अभिप्रेरणा की सफलता निर्भर करती है। इन चारों में से कोई एक एकाकी तत्व अभिप्रेरणा देने पर अधूरा रहता है। अतः इन चारों तत्वों में समन्वय का होना नितांत आवश्यक है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया होती है। चारों के बीच समन्वय स्थापित करना एक जटिल प्रक्रिया होती है। अगली समस्या को देख लेते हैं, अभिप्रेरणा की विधि का चयन। अभिप्रेरणा की कई प्रणालियाँ होती हैं, सभी लोगों की ज़रूरतें भिन्न-भिन्न होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति भी क्या होती है, अलग-अलग होती है। अतः सभी व्यक्तियों के लिए प्रेरणा के लिए एक जैसी विधि का उपयोग करना बहुत हद तक सही नहीं होता है। अतः प्रेरणा की कौन-सी विधि अपनाई जाए, इसका चुनाव कर पाना काफ़ी कठिन काम होता है। अगली समस्या क्या होती है, आंतरिक उद्वेग। अप्रेरणा विद्यार्थियों का एक आंतरिक उद्वेग होता है। जब तक कोई विद्यार्थी आंतरिक रूप से जागरूक नहीं होता है, तब तक एक किसी कार्य को करने हेतु प्रेरित नहीं हो सकता है, अर्थात उसको प्रेरणा नहीं मिल सकती है। अतः अध्यापक केवल प्रेरणा देने की योजना आरंभ कर सकते हैं, परंतु अभिप्रेरित विद्यार्थी केवल अपनी इच्छा से ही होंगे। अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो आप उन्हें अभिप्रेरित नहीं कर सकते हैं। जैसे इसके लिए आप एक उदाहरण यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर प्यासा हुआ घोड़ा है, तो आप उसे तालाब के पास ले जाएँगे तो वो स्वतः ही पानी पी लेगा। अगर वो प्यासा नहीं है तो आप लोग उसको ज़बरदस्ती पानी पिलाएँगे तो वो नहीं पिएगा।
इसलिए अभिप्रेरणा के लिए क्या होना चाहिए? आंतरिक रूप से उद्वेग होना चाहिए। अगर वो आंतरिक रूप से उत्साहित नहीं है या फिर उत्तेजित नहीं है, तो आप उसको अभिप्रेरित नहीं कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अभिप्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व। कि अभिप्रेरणा के लिए कौन-कौन से तत्व आवश्यक होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला तत्व है अभिप्रेरणा साधनों की सूची का निर्माण। दूसरा है अभिप्रेरणा की ज़रूरत का अध्ययन। तीसरा है अभिप्रेरणा योजनाओं के परिणामों का अध्ययन। तीसरा है अभिप्रेरणा योजनाओं का चुनाव। इसमें सबसे पहले हम पहला देख लेते हैं अभिप्रेरणा साधनों की सूची का निर्माण। किसके अंतर्गत क्या होगा? हम व्यक्तियों की अभिप्रेरणा संबंधी ज़रूरतों को जानने के पश्चात दूसरी समस्या यह तय करना होता है कि इन अभिप्रेरणा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन-किन तत्वों का प्रयोग आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी सूची को बना लेना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए? अभिप्रेरणा की ज़रूरत का अध्ययन करना चाहिए। अभिप्रेरणा की ज़रूरतों का अध्ययन करने का अर्थ है यह तय करना है कि अभिप्रेरणा की व्यवस्था किस स्तर से विद्यार्थियों के लिए की जा सकती है तथा वे किन अभिप्रेरक तत्वों के द्वारा वो प्रोत्साहित किए जा सकते हैं, आदि चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। जो तीसरा पॉइंट है अभिप्रेरणा योजनाओं के परिणामों का अध्ययन करना या अध्ययन। अभिप्रेरक योजना लागू कर देने के बाद इसके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके जो परिणाम होते हैं इसका अध्ययन किया जाता है। इस बात का पता लगाया जाता है कि यह योजना इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में कितनी सहायक हो रही है। जो उद्देश्य बनाया जा रहा है, तो ये जो योजना बनाई जा रही है इसको प्राप्त करने में कितनी सहायक सिद्ध हो रही है या नहीं सिद्ध हो रही है। अगला पॉइंट क्या देख लेते हैं? अभिप्रेरणा योजनाओं का चुनाव प्रयोग। अभिप्रेरक तत्व तय हो जाने के बाद अभिप्रेरणा भिन्न-भिन्न योजनाएं तैयार की जाती हैं। जो अभिप्रेरणा की योजनाएं होती हैं वो भिन्न-भिन्न तरीके से तैयार की जाती हैं। फिर उन्हें लागू करने के समय और उनकी दशाओं को निश्चित किया जाता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए। चलिए लास्ट में देख लेते हैं अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व। अधिगम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अधिगम का मतलब सीखना होता है। सीखने में अभिप्रेरणा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है या लाभदायक है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है पथ प्रदर्शन में सहायक, दूसरा है उत्साह जागृत करने में सहायक, तीसरा है व्यवहार के चुनाव में सहायक, अगला है ध्यान केंद्रित करने में सहायक, अगला है चरित्र निर्माण में सहायक, अगला है ज्ञानार्जन में सहायक, अगला है रुचि विकास में सहायक, अगला है मानसिक योग्यताओं के विकास में सहायक, अगला है सामाजिक गुणों के विकास में सहायक। तो जो अधिगम होता है उसका इन सारी प्रक्रियाओं में विशेष महत्व होता है। अगर कोई व्यक्ति अधिगम कर रहा है तो जो प्रेरणा होती है इन सारी क्रियाओं में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले तो इसमें पथ प्रदर्शन हो जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, उससे हमें किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही प्रेरणा के कारण व्यक्ति के अंदर उस कार्य को करने के लिए उत्साह जागृत होता है और अभिप्रेरणा के कारण ही व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और उचित व्यवहार का चुनाव करता है और अभिप्रेरणा के कारण ही व्यक्ति क्या करता है, अपने कार्य पर ध्यान को केंद्रित करता है। प्रेरणा के कारण ही व्यक्ति चरित्र निर्माण को करता है। प्रेरणा के कारण ही व्यक्ति ज्ञानार्जन करता है। अगर प्रेरित नहीं होगा तो ज्ञानार्जन नहीं करेगा। जो अभिप्रेरणा होती है किसी भी कार्य में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होती है। अगला है मानसिक योग्यता के विकास में सहायक। जो अभिप्रेरणा होती है वो मानसिक योग्यता के विकास में सहायक होती है। अगला है सामाजिक गुणों के विकास में सहायक। अभिप्रेरणा के कारण ही बच्चों के अंदर सामाजिक गुणों का विकास हो पाता है। आज के लिए इतना ही। यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। जो चीज़ समझ में ना आया उसके लिए कमेंट करिएगा।